ये सवाल तो मेरे लिए थोड़ी है। मुझे एक झील पर जाना है, उसका पानी कैसा होता है? झील पे क्यों, झरने पे चले जाओ मेघालय, झील से क्या होगा? हाँ, चलो हम लोग स्कूल मैनेजमेंट की चर्चाएं कर रहे थे और उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? टीचिंग लर्निंग इनोवेशन पढ़ रहे थे हम। और इसमें ग्रेड दे दिए थे क्या? ए बी सी ग्रेड दे दिए थे ना। ए ग्रेड किसको दिया था? स्वतंत्र, अपने आप सीख के चला जाता है। और बी ग्रेड किसको दिया था? जो बालक आया है, लेकिन यदि शिक्षक उसकी थोड़ी बहुत सहायता नहीं करेगा तो वो जितना कल सीख रहा था उतना ही आज सीखेगा। और सर, राजस्थान का एफए व सीबीएसई का एफए दोनों अलग अलग है क्या? एक ही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन उसमें पूछने वाले सवाल अलग अलग हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट दोनों होंगे, उनका उद्देश्य एक ही होता है, उद्देश्य कोई अलग नहीं है। फिर तीसरा बालक कौन सा था जिसको हमने ग्रेड सी दिया था? जिस बालक को 4 बार सिखा दिया जाए उसके बाद भी वो गलतियां करता रहे, जिसको पूरी मदद की जरूरत होती है, उसको आपने एप्पल की मीनिंग सिखानी है तो आप कहते हैं APPLE, 20 बार सिखा दिया उसको, फिर कहते हैं बोल बेटा, तो वो कहेगा APPEL। फिर हम कहेंगे नहीं, फिर 20 बार सिखाओ, फिर कहेगा बोल बेटा, वो कहेगा ALLP। इस प्रकार का बालक मिले ना तो उसको कौन सा ग्रेड देना है? सी ग्रेड देना है। तो ए बी और सी 3 ग्रेड देते हैं। ठीक है, एक इसका स्लोगन लिख लो, स्लोगन, सीसी का स्लोगन। स्लोगन जानते हो ना, दे वाक्य, लिखो। सभी बालक सीख सकते हैं, स्लोगन में लिखो सभी बालक सीख सकते हैं, सभी बालक सीख सकते हैं। और सेकंड लाइन में लिख लो इसके ठीक नीचे, सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, सभी बालक सीख सकते हैं, सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, या फिर ऐसे पूछा जाएगा सभी बालक पढ़ सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, एक ही बात होगी। मतलब सीसी न केवल बालकों के लिए बल्कि शिक्षकों को भी ये बताता है कि आपको कैसे बच्चों को सिखाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो कुल मिला के सीसी का स्लोगन हो जाएगा सब बालक सीखेंगे और सब शिक्षक सिखाएंगे। 3 पार्ट में बांटकर हमने किसको चलाया था? SIQE को, है ना। अब एक लास्ट सवाल और लिख लीजिए इसमें, SIQE का संचालन, SIQE का संचालन मतलब इसको चलाता कौन है, इसका संचालन कौन करता है? अब एक बार लिखना नहीं है, देखना है। क्या इस संस्था को जानते हैं क्या आप लोग? क्या इसको जानते हैं क्या? इस निदेशालय को भी जानते हैं क्या? कितने निदेशालय हैं? मैं किसकी बात कर रहा हूं? माध्यमिक शिक्षा की। इस संस्था को भी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, और इसको तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, बौद्ध शिक्षा समिति। देखो RCSC कहां पर है? ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। काम क्या है इसका? गुणवत्ता लाने के लिए परियोजनाएं चलाना। ये कहां पर है? क्या काम है इसका? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। इस निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का क्या काम है? क्या है?
यूनिसेफ यूएनओ का एक अभिकरण है जो विकास की बात करता है, चाइल्ड विकास की बात करता है, बाल विकास की बात करता है। बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो शिक्षा के लिए प्रयास करता रहता है। उसका नाम बौद्ध शिक्षा, बौद्ध नाम है उसका वास्तव में, BODH, बौद्ध शिक्षा समिति है एक प्रकार की। अच्छा, लिखना नहीं है ना, देखना है केवल। मैं कुछ कार्य लिख रहा हूं, कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं योजना बनाना, अकादमिक सहयोग करना, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना, तकनीकी सहयोग देना। ऐसा ही क्यों, छोटा कार्यक्रम नहीं है और एक संस्था द्वारा नहीं चलाया जाता है। ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। डिटेल में कराओ, शॉर्ट में बता रहे हो, इससे ज़्यादा डिटेल किताबों में मिल पाएगी, इससे ज़्यादा कोई डिटेल है ही नहीं इसकी। डिटेल क्या होती है, किसे कहते हैं आप लोग डिटेल? इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा सकता हूँ, मुझे इतना ही आता है जितना मैं करवा रहा हूँ, और इतने से सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अब इधर आओ अपना वापस। आपको ये मिलान करना है कि कौन सी संस्था का कार्य क्या है। मैंने एक तरफ कार्य लिख दिए, एक तरफ संस्थाएं लिख दी है। सोच लो एक बार आराम से, फिर मैं पूछूंगा कौन सी संस्था का क्या कार्य होता है। तैयार हैं? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बताओ देंगे। 4 तो जैसे वैसे सही है, और 5वें को चौथे में मिला देना है। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है एक प्रकार का कार्य 2 संस्थाएं कर सकती है। और कोई इसके अलावा? उन्होंने तो अपना बता दिया। हाँ, पहला कार्य है RSCRT का, बहुत बढ़िया। मॉनिटरिंग करना निदेशालय का हो ही गया। अकादमिक सहयोग RCSC वाला है, बहुत बढ़िया। और फिर बाकी दोनों हो ही गए। और कोई इसके अलावा कोई चेंज करना चाहे तो? हैं? यूनिसेफ का क्या है? अकादमिक यूनिसेफ का होगा, बहुत बढ़िया। और कई बार तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ही नहीं आता है अपने को, तो डिटेल बहुत दूर की बात है। बाकी तब लिख के दे बेटा, लिख दे के क्या होता है। ये शॉर्ट वाला बता दे तू तो, अपने डिटेल वाला बाद में देखेंगे। हैं? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने संस्थाएं क्यों पढ़ाई आपको। हैं? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। ये संस्था है RCSC जयपुर। इस संस्था का काम है गुणवत्ता लाने के लिए परियोजनाएं चलाना। और SIQE क्या है? एक परियोजना है जो शिक्षा में गुणवत्ता लेकर आती है। परियोजना ही एक नहीं है, एक योजना है जो शिक्षा में गुणवत्ता लेकर आती है। न केवल ऐसे से रमसा और समसा, बल्कि वह कोई भी परियोजना जो गुणवत्ता लाने के लिए चलाई जाती है वो इस परिषद द्वारा ही चलाई जाती है। और जो जिस योजना को चलाता है सबसे बड़ा मालिक उसका वही होता है। अब वो कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा
उसकी क्या योजना होगी और उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या उसकी आउटलाइन होगी, क्या डायग्राम, क्या ड्राफ्ट होगा, ये सारी चीज़ें वही संस्था तय करती है जो इसको चलाती है। इसका मतलब कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उनकी योजना बनाना, ये काम किसका हो जाएगा? आरसीएससी का हो जाएगा। बाकी और कुछ भी नहीं आ रहा हो ना आपको, तो इतना तो आना ही चाहिए कि राजस्थान की पढ़ी लिखी संस्था कौन सी है। और पढ़ाई लिखाई के कार्य को हम लोग कहते हैं अकादमिक कार्य। जहां कहीं भी अकादमिक शब्द आ जाए ना, इसका मतलब एनसीईआरटी ऑप्शन में तो वो, और राजस्थान में आरएससीईआरटी है तो वो। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई का मामला, पूरा सिलेबस बनाना, सिलेबस कितना आएगा, कौन से टर्म में कितना सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे मूल्यांकन होगा, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी रहती है? आरएससीईआरटी उदयपुर की रहती है। फिर इस कार्यक्रम को चलाएं, हर स्कूल में चलाएं और उसकी मॉनिटरिंग करें। कार्यक्रम चलाने से थोड़ी चल जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग करने का काम हमने किसको सौंप दिया है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को। आपको तो शायद थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा कि हमने कार्यक्रम तो चलाया 1 से 5 के लिए, और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को इसकी मॉनिटरिंग दे दें तो चलाने वाले ही वो, मॉनिटरिंग करने वाले घर के ही देव, घर के ही पुजारी, भौमिया। इसका मतलब हो गया कि उसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप स्कूलों में जब आप ये सीसी या एसआईक्यू कार्यक्रम चलाओगे तो इसका हेड एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का शिक्षक होगा। आपकी स्कूल में कोई लेक्चरर होगा, वो एसआईक्यू का हेड बना दिया जाएगा, और समय समय पर आपकी मॉनिटरिंग करेगा कि आप ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए संचालन, इसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को। इसके अलावा जब आपको कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए इस कार्यक्रम के लिए, कितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने के लिए यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति पैसे देती है। अपनी अपनी टेक्नोलॉजी तो वो भी उपलब्ध करवाते हैं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी तो अपने तरीके से वो भी करवाते हैं, लेकिन इनके पास नहीं है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी चाहिए अपने को, तो वो कौन उपलब्ध करवाता है? एक तो यूनिसेफ, क्योंकि शिक्षा पर पैसे खर्च करता है, और बौद्ध शिक्षा समिति भी शिक्षा पर पैसे खर्च। जैसे आपने उस एबीएल रूम के बारे में यदि देखा हो, तो उस एबीएल रूम में एक एलईडी लगी होती है जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आते रहते हैं। तो वो कार्यक्रम तैयार करना, एलईडी लगाना, वहाँ नेट की व्यवस्था करना, ये सारे काम किसके हैं? ये यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति के। मतलब उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और हम लोग उसके बदले में एलईडी खरीद के लगा देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से सही है, लिख लो। उतार लो सेम का सेम, डिटो छाप लो।
हो गया। तो इसी के साथ कार्यक्रम भी समाप्त हो गया, जिसका नाम था SIQ। बहुत लंबा चल गया ये कार्यक्रम। अगला नवाचार लिखो। लिख लिया गया? कितना बाकी रह गया? यूनिसेफ की फोटो मत बना लेना कि बिल्डिंग कैसी बनी हुई है। अगला नवाचार लिखो। SIQ ही तो हो गया। अगला नवाचार, अगला नवाचार होगा आपका, कौन सा होगा? दीक्षा। कौन सा होगा? दीक्षा। दीक्षा तो जानते हो आप, क्या होता है? किसी भी धर्म में अपने आप को समर्पित करने की प्रक्रिया दीक्षा कहलाती है। दीक्षा होती है सब कुछ छोड़ देना, मोह माया सारी त्याग देना। पिछले दिनों किसने त्यागी है? पिछले दिनों ऐसा कौन बड़ा व्यक्ति है जिसने दीक्षा ग्रहण की है? हैं? जोर से। यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल जाओ तो। एक बच्चे और एक महिला ने, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उन्होंने दीक्षा ले ली है। उसके बाद में, वो तो पहले की घटना है। आपको पता है मुकेश अंबानी का एक असिस्टेंट हुआ करता है, उसका मुख्य सलाहकार शाह है नाम से। कौन सा शाह है पता नहीं, जैसे अमित शाह है ना वैसे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ जैसे नाम अमित शाह है ना, वैसे ही एक शाह है। हाँ, जैसे मुकेश अंबानी का असिस्टेंट है, उसने कल परसों ही दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, त्याग दिया सारा, सब कुछ त्याग दिया। इतनी सैलरी थी उसकी, कितनी सैलरी थी? हैं? एक साल की बताओ, देखिए एक साथ कितनी सैलरी थी उसकी? 1 करोड़। वेरी गुड। और 5 करोड़। अपने देखो सोच इतनी है, उसकी सैलरी थी 75 करोड़। उसकी 1 साल की तनख्वाह थी 75 करोड़ रुपए। अब अपनी सोच इतनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ बढ़ के फिर शर्माते हो रहे कि यार 1 करोड़ कोई होती है क्या? देखो मजदूर आदमी केवल मजदूरी की सोच सकता है, वो कभी बिजनेस की नहीं सोच सकता है। हम सब क्या है? मजदूर। हमारा दिमाग केवल अभी 75,000 तक चलता है, 75 लाख तक नहीं, 75 करोड़ तक भी नहीं। और उसने भी क्या ले ली? दीक्षा ले ली। तो मुझे लगता है इस जीवन में क्या रखा हुआ है फिर? हैं? मैं तो पहले कर्जा तो उतारूं, नहीं पीछे लोग रोएंगे। पहले वो उतरना जरूरी है। मैं खुद सोच रहा हूं अब यही काम कर लूं, बस यही बचा है। हैं? दीक्षा ग्रहण करके और आराम से मस्ती से अपने जीवन में बैठे रहें। लेकिन बैठे तो क्या रहे यार, वहां कौन सी मस्ती है? हाँ, कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। बीच में अधूरे, देखो जब मैं वादा कर देता हूं ना, उसको तो फिर निभाता हूं। प्रकाश शाह, याद आ गया ना आपको? प्रकाश शाह ने दीक्षा ले ली है। सर उसकी जॉब वेकेंट है, वहां ज्वाइन कर लें। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन हमें मुकेश अंबानी के कुत्ते खिलाने में नहीं रखा जाएगा। कुत्तों को बिस्किट भी मेरे ख्याल से नहीं। क्यों रखे वो? क्योंकि वो कुत्तों को बिस्किट पता नहीं कैसे खिलाता है। हमारा मन चल जाए तो हम एक बिस्किट चुरा लें वहां से कि यार ऐसा बिस्किट होता है क्या इस दुनिया में?
खैर चलो, इन नवाचारों से किस प्रकार प्रश्न आ जाएंगे बेटा, तुम तो पढ़ते रहो। मेरे पास किडनी फेफड़े हैं क्या करें, बेचेंगे क्या? दीक्षा पर आओ। हमें तो वो दीक्षा उसकी बात नहीं करनी है, हमने दीक्षा अलग लेवल का है, उसकी बात करनी। पूरा नाम बता दोगे क्या मुझे दीक्षा का? वेरी गुड, तो लिख लो, लिख लो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल यानी डिजिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा या मंच, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? नॉलेज यानी ज्ञान, और शेयर यानी ज्ञान को साझा करना, शेयर करना। तो हिंदी बन जाएगी इसकी, ज्ञान साझा करने हेतु, ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल मंच। ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल मंच। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई? इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2017 को। लॉन्च कब किया गया? 2017 को। और यह NTP, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। फिर दूसरी बात, यह वेब पोर्टल एवं ऐप है। ये वेब पोर्टल एवं ऐप है। वेब पोर्टल एवं ऐप है। आवाज नहीं आ रही है? बोल ही नहीं रहा था मैं। अब आ रही है ना? अब बोल रहा हूं। लिख लिया? अब तो हो गया ना? मैं यार आज तक जीवन में किसी के अड्डा नहीं आया, तेरे क्या आ जाऊंगा हैं? नहीं आ रही आवाज? LED नहीं चल रही है क्या सब जगह ही? सब जगह तो भूत होता है। लो लिख लो, अब लिख लो। सर आपके एक ही शर्ट है क्या? बहुत बढ़िया बेटा। बेटा एक ही होती है, गरीबी में एक मिल जाए वही बड़ी बात है। गरीबी में एक शर्ट मिल जाए वही बड़ी बात है। रोटी मिल रही है, कपड़ा है ही, और मकान मिल रहा है, तो तीनों चीज मिल गई, रोटी, कपड़ा और मकान। अब सुनो ध्यान से, काम की बात बताता हूँ। देखो, एक इकोनॉमिक्स का एक नियम होता है, अर्थशास्त्र का एक नियम होता है कि यदि मान लो मेरे पास एक कोई वस्तु है और आपके पास एक कोई वस्तु है, वस्तु,
मान लो अर्थशास्त्र का एक नियम है, अब आ रही है क्या? नहीं आ रही है अभी? अब बताओ। हैं बोले इतने दिन पागल बन गए, अब नहीं बनेंगे, है ना? अब बताओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। अर्थशास्त्र का एक नियम होता है, मेरे पास मान लो 1 रुपया है और आपके पास भी 1 रुपया है। मैंने मेरा रुपया आपको दे दिया और आपने आपका रुपया मुझे दे दिया। अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? और मेरे पास 1। यह अर्थशास्त्र का नियम है। लेकिन दर्शन शास्त्र का नियम अलग है, फिलोसॉफी का नियम अलग है। फिलोसॉफी कहती है कि मान लो आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है, मैंने मेरा आइडिया आपको दे दिया और आपने आप वाला आइडिया मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने आइडिया हो गए? 2। और मेरे पास भी 2। ये नियम कहता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये नियम क्या कहता है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छा, मैं अभी आपको जो ज्ञान बांट रहा हूं ना, इससे नहीं बढ़ रहा है मेरा ज्ञान। ज्ञान बांटने का मतलब, साझा करने का मतलब होता है सभी अपने अपने ज्ञान को साझा करें। यदि आप सबको एक एक सवाल याद है और मैं आपके लिए एक मंच उपलब्ध करवा दूं यहाँ, और आप सबको बुला कर माइक देकर मैं कहूँ अपना अपना एक एक सवाल सबको बता दो, तो प्रत्येक बालक के पास 500-500 सवाल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे प्रत्येक बालक को इतने सवाल याद हो जाएंगे जितने आप लोग हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसे कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास होता है? शिक्षक के पास। किसके पास होता है? अपने आप को कम मत समझो, दुनिया के सबसे ज्ञानी वर्ग में सम्मिलित हो रहे हो तुम। सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास होता है। और यदि शिक्षक, सभी शिक्षक, भारत के जितने शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के पास मान लो एक शिक्षक के पास इतना सा ज्ञान है और सब शिक्षकों को वो शेयर कर दे, तो सबके पास इतना इतना ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कुल मिला के उनको एक मंच देना पड़ेगा ना, इसके लिए एक मंच देना पड़ेगा। भारत में कितने शिक्षक हैं? भारत में लगभग 42 लाख शिक्षक है। कितने? 42 लाख शिक्षक है। अब 42 लाख शिक्षकों को हमने दिल्ली में बुलाया और रामलीला मैदान में एक बड़ा मंच बनाया उनके लिए, और सभी 42 लाख शिक्षकों को बिठा दिया और फिर एक माइक लगा दिया और एक एक शिक्षक को कहा कि तुम आते जाओ और अपना ज्ञान बांटते जाओ। टाइम दिया मान लो 5 मिनट का। वैसे तो देखो शिक्षक के माइक हाथ में लग जाए उसके बाद ऊपर वाला ही धनी होता है कि वो माइक को कब छोड़ेगा। अपना जो भी ज्ञान होता है उसके पास वो कोशिश करता है कि वो समाज के काम आ जाए, इसलिए वो पूरा ज्ञान बांटता है अपना। यदि एक शिक्षक को 5 मिनट का भी समय दिया जाए तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 200-500 लोगों का ज्ञान सुन सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी सुन सकते हैं। इस तरह से यदि हम लोग चलते रहें तो मेरे ख्याल से पूरे 42 लाख शिक्षक ज्ञान देंगे तब तक 5-7 साल का समय लग जाएगा, 5-10 साल का समय लग जाएगा। तब तक स्कूलें बंद रखेंगे क्या? यदि स्कूलों में टीचर को भेज दें तो ज्ञान कौन लेगा और ज्ञान कौन देगा? इसका मतलब यह चीज ऑफलाइन संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? ऑफलाइन। सरकार ने इस प्रकार का एक ऑनलाइन मंच तैयार किया है और उस ऑनलाइन मंच का नाम है दीक्षा। क्या नाम है? मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है जो ज्ञान साझा करता है। क्या करता है? ज्ञान साझा करता है, ज्ञान को शेयर किया जाता है उस पर। अच्छा, ये जो डिजिटल मंच होता है ना, उसको हम लोग एक पोर्टल के रूप में तैयार करते हैं। पोर्टल समझते हैं आप लोग? मैंने लिखा है ना वेब पोर्टल। अरे पोर्टल मतलब होता है गोदाम। गोदाम तो समझते हैं ना, गोडाउन, जिसमें बहुत सारा सामान भरा जा सकता है, रखा जा सकता है। ऑनलाइन जिस गोदाम का नाम होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग पोर्टल। और उस पोर्टल का जो गेट होता है ना, उस गेट को खोलने के लिए जो चाबी होती है या पासवर्ड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं? वेब एड्रेस बोलते हैं, www.diksha.gov.in। आप लोग जैसे ही जाके किसी सर्च इंजन पर, गूगल पर जाके आप लोग उसको लगाओगे तो तुरंत प्रभाव से वो पोर्टल खुल जाएगा और आप उस पोर्टल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उस पोर्टल में इतना सामान पड़ा होता है
कि हम लोगों को एक एक सामान को सर्च करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, वो पोर्टल जो बनाया ना, उस पोर्टल में जो बनाने वाली कंपनी ने तो केवल वो ऑनलाइन गोदाम बना कर दिया है, अब उसमें आप मटेरियल डालोगे, ये शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षा विभाग की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन सी संस्था है भारत की? एनसीईआरटी। और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के मामले में, शिक्षक शिक्षा के मामले में एनसीटी। एनसीटी और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर जितना भी कंटेंट है उनका, कंटेंट मतलब प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का कंटेंट, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन, मॉडल पेपर, मूल्यांकन की पद्धतियां, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स, जितनी भी पेडागोजी है, इसके अलावा जितना भी बीएड डीएलएड का सिलेबस है वो सम कंप्लीट। इसके अलावा शिक्षा विभाग की कोई भी सूचना, कोई भी योजना, कोई भी घोषणा, कोई भी नवाचार, जो भी शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध है ना, जो भी एनसीईआरटी और एनसीटी के पास उपलब्ध है ना, उन्होंने सारी चीजें उस पोर्टल पर डाल दी है, जिसे हम लोग बोलते हैं ई कंटेंट। क्या बोलते हैं? ई कंटेंट। उस पोर्टल पर। अब बताओ, उस पोर्टल, ये पोर्टल शिक्षा के क्षेत्र का, स्कूल शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा गोदाम हो गया कि नहीं हो गया? उस पोर्टल में पहुंचने के लिए हमने वेब एड्रेस लगाना पड़ता है, लेकिन वहां चीजें हमें सर्च करनी पड़ती है, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसलिए किन्हीं चीजों को, पोर्टल पर जो मटेरियल डाला गया है, उस मटेरियल को बहुत व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसे हम लोग ऐप बोलते हैं, वो ऐप उन चीजों को आपके सामने सिस्टमेटिक ढंग से उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब पोर्टल वो पड़ा है जिस पर पूरा सामान पड़ा है, पूरा मटेरियल पड़ा है, लेकिन ऐप बनाने का मतलब हो जाता है कौन सी रैंक में कौन सी किताब है, कौन सी रैंक में क्या मटेरियल है, उसकी पूरी इंडेक्स बना के गेट पर तैयार कर देना, ताकि आपको अब समस्या नहीं होगी। तुरंत प्रभाव से ऐप खोलोगे, देखोगे कौन सी जगह है, उस पर क्लिक करोगे और सीधा उस अलमारी तक पहुंच जाओगे। ये हमारा एक वेब पोर्टल है और हमारा एक क्या है? ऐप है। समझ पा रहे हैं? 5 सितंबर 2017 को हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था, लॉन्च किया था इस पोर्टल को। ऐप लॉन्च किया गया था साथ का साथ ही। इस पोर्टल पर पूरी सामग्री एनसीईआरटी और एनसीटी डाल देती है। किसी भी शिक्षक को चाहिए तो वो शिक्षक उनमें से सामग्री पढ़ सकता है, अपने अन्य शिक्षकों के साथ उसको शेयर भी कर सकता है। मुख्य रूप से इसको तैयार किया गया शिक्षक के लिए। किसके लिए? उस पर शिक्षक के प्रशिक्षण मॉड्यूल डाले गए खूब सारे, ताकि शिक्षक अपनी क्षमता को संवर्धित कर सके, अपने पढ़ाने की विधि को और मॉडिफाई कर सके, अपने पढ़ाने के तरीके को बदल सके, अपने पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बालकों के अनुसार हो जाए। इसलिए पूरा कंटेंट इस पर उपलब्ध करवाया है। लेकिन केवल शिक्षकों के काम का नहीं है, मुख्य रूप से शिक्षकों के काम का है, ये बालकों के लिए भी काम का है, क्योंकि पूरा कंटेंट इस पर पड़ा हुआ है, कोई भी बालक इसको उपयोग में ले सकता है। ये अभिभावकों के लिए भी काम का है, कोई भी अभिभावक शिक्षा विभाग की सूचना, घोषणा, योजना के बारे में जानकारी ले सकता है। इसका मतलब ये शिक्षा के सभी हितधारकों के काम का है। ऐसे लोग जिनको शिक्षा के कारण हित होता है, जिनका शिक्षा में हित है, शिक्षक हो गया, बालक हो गया और अभिभावक हो गया, ये सब इसको काम में ले सकते हैं। और एक बड़ी सुविधा तो इसमें यह है कि आप लोग इसमें बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसका मतलब ज्यादा इसमें इंटरनेट की भी आवश्यकता, बहुत सारी चीजें इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना नहीं चलती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी काम में ली जा सकती है। इस ऐप का नाम क्या है? दीक्षा। इस पोर्टल का नाम क्या है? दीक्षा। और इस नवाचार को हमने क्या नाम दे दिया है? दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बताओ, 5 सितंबर 2017 को शुरू हो गया। ये क्या है? एनटीपी है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? अरे राष्ट्रीय शिक्षक मंच है कि नहीं है? पूरे देश के शिक्षकों का एक मंच है कि नहीं है? वो अलग बात है कि ये डिजिटल है। फिर उसके बाद ये एक वेब पोर्टल है और साथ में क्या है? एक ऐप है। बात क्लियर? वेब पोर्टल और ऐप। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस पर एनसीईआरटी, इस पर एनसीईआरटी एवं एनसीटी एनसीईआरटी एवं
एनसीटी द्वारा, एनसीटी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी द्वारा स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की समस्त विषय वस्तु को ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। ई कंटेंट, ई छोटा लिख लो, हाइपन का निशान लगाओ, कै कबूतर वाला लिख लो। ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाएं, सूचनाएं, शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाएं, सूचनाएं, आदेश, योजनाएं, नवाचार आदि उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसे बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी उपयोग में लिया जा सकता है। कनेक्टिविटी के भी उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। हो गया। तो ये आपका कौन सा ऐप था? अब मुझे इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी सवाल आएगा तो उसको हल कर दोगे कि निम्न में से कौन सा दीक्षा के बारे में सही कथन नहीं है। तो 3 कथन सही दिए जाएंगे, 1 कथन आपको गलत दिया जाएगा कोई सा। इससे मुश्किल सवाल और कोई नहीं होगा। मुख्य रूप से किसके काम का है? शिक्षकों की। मुख्य रूप से किसका है? वैसे काम में इसको सभी ले सकते हैं। तो आपको मुख्य पूछे तब ध्यान रखना है, शिक्षकों की क्षमता को संवर्धित करता है। चलो आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आपने लिखा है ना कि इसको सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकार किया है, लिखा है। तो राजस्थान भी तो सभी राज्यों में आता है ना, स्वीकार किया होगा ना। लेकिन आपको पता है राजस्थान तो अलबेला है, जैसे केंद्र करेगा वैसे थोड़ी करेगा। नहीं, राजस्थान ने इसको स्वीकार किया है, लेकिन दूसरे नाम से स्वीकार किया है। इसका नाम बदलकर कर दिया है, दीक्षा की जगह दीक्षा राइज। क्या नाम कर दिया है? दीक्षा राइज। और दीक्षा राइज में दीक्षा का पूरा नाम तो आप जानते ही हो,
और राइज का क्या हो जाएगा? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। स्कूल एजुकेटर्स, एजुकेटर मतलब स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक। इसका मतलब केंद्र वाला तो फिर भी सभी के काम का है, राजस्थान वाला तो वास्तव में शिक्षकों के ज्यादा काम का है। बाकी काम में ले सकते हैं इसको, लेकिन राजस्थान वाले को ज्यादा कौन काम में ले सकते हैं? शिक्षक काम में ले सकते हैं। कब शुरू किया गया? प्रारंभ कब हुआ? 2018-19 के सेशन से हमने काम किया। आपको पता है इस पर कंटेंट डालने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? वेरी गुड, पढ़ी लिखी कौन है अपने पास? RSCRT। RSCRT लेकिन स्कूल शिक्षा के मामले में है, शिक्षक शिक्षा के मामले में थोड़ा बहुत नॉलेज तो RSCRT को ही है, लेकिन ज्यादा नॉलेज वाली राजस्थान में कोई संस्था नहीं है। इसलिए ये सहयोग किससे लेता है? NCT, शिक्षक शिक्षा के लिए NCT, संचालन RSCRT और NCT के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लिख लो। हिंदी है ही नहीं इसका, अंग्रेजी ही है इसका। NTP का पूरा नाम इंग्लिश में बताओ, तो अब तक क्या उर्दू में बता रहा था क्या मैं? अब तक किस में बता रहा था मैं? हैं? नेशनलम टीचरम प्लेटफॉर्मम, ये संस्कृत में हो गया, संस्कृत हो गई ना। उर्दू वाले बताओ भाई क्या कहेंगे उसको? लेकिन पीछे से पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ये नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है बेटा, 4 बार नाम ले लिया है मैंने। संचालन RSCRT और NCT हो गया। हाँ बता दूंगा बेटा, सवाल कैसे आएंगे लास्ट क्लास में बता दूंगा। लिखो, ये दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। ये दीक्षा का राजस्थान संस्करण है। दीक्षा का कौन सा संस्करण है भाई? राजस्थान संस्करण है। फिर लिखो, उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता संवर्धित करना। शिक्षकों की क्षमता संवर्धित करना। क्षमता मतलब मानसिक क्षमता, पढ़ाने की क्षमता। जिम नहीं भेजता है शिक्षकों को, शिक्षकों की क्षमता संवर्धित करना। फिर लिखो, इसमें QR कोड के माध्यम से भी कंटेंट तक पहुंचा जा सकता है। इसमें QR कोड के माध्यम से भी कंटेंट तक पहुंचा जा सकता है। हो गया? देखो,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये ध्यान रखना, SHA एक साथ ही है। एक बार फुल फॉर्म पूछी थी इसकी, और फुल ये नाम लिख के लिखा था कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है, और फिर पहले ऑप्शन में लिख दिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो अपने को लगा कि यार ये शेयरिंग एस से हो जाएगा, ये होलिस्टिक हो जाएगा, ये एडवांसमेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, ध्यान रखना, शेयरिंग में SHA साथ ही है पूरा, ये पूरा एक ही है दीक्षा। देखो, दीक्षा को राजस्थान ने स्वीकार किया था दीक्षा राइज के नाम से, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। प्रारंभ कब हुआ? देखो 17 में वो आया दीक्षा, उसके बाद राजस्थान ने RSCRT ने अपने कंटेंट डालना शुरू कर दिया था, और राजस्थान ने 2018-19 में पहले कक्षा 9th और 10th के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया था। फिर उसके बाद संचालन RSCRT और NCT के सहयोग से होता है। राजस्थान संस्करण है, ये आप समझते हैं, ये राजस्थान का एक अपडेट वर्जन नहीं है। फिर उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को संवर्धित करना। अच्छा, QR कोड के माध्यम से भी इसमें सामग्री तक पहुंचा जा सकता है, ये इस दीक्षा की विशेषता है, अच्छी विशेषता है। आप देखोगे किताबें स्कूलों वाली, उसमें हर पार्ट में QR कोड दिए होते हैं, कोड दिए होते हैं। आप दीक्षा ऐप ओपन कीजिए और उस पर स्कैन करवाइए, तुरंत प्रभाव से आप ई कंटेंट तक पहुंच जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप लोग। जैसे ऐसे उल्टे सीधे काम केवल RSCRT नहीं, अपना उत्कर्ष भी करता है। आपको पता है, मॉडल पेपर वगैरह देता है तो उस पर QR कोड लिख के देता है, QR कोड बना के देता है। आप उत्कर्ष का ऐप खोलो और सीधा स्कैन कराओ, जैसे ही स्कैन कराओगे कोई ना कोई जीव जंतु उस मॉडल पेपर को हल कराते हुए मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा का सीधा वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, अलग से कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका एक स्लोगन भी है, लिखो स्लोगन, हमारे शिक्षक तुम्हारे शिक्षक नहीं, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक। और आवर टीचर्स आवर हीरोज, मतलब हमारे शिक्षक हमारे नायक, हीरो है। हीरो मतलब महिलाएं भी है, हाँ, मतलब नायक से ये सेंस यहाँ निकलता है कि कोई भी टीचर बनेगा वो क्या बनेगा? हीरो बनेगा। क्या बनेगा? हीरो। तो आप ये मत समझ लेना कि आप लोग केवल स्कूल में शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग क्या बनने जा रहे हैं? हीरो बनने जा रहे हैं। मतलब शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं? हीरो होते हैं। लग रहा हूं ना? हाँ, शिक्षक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? दीक्षा कह रहा है, आपका दीक्षा कह रहा है कि नहीं, आवर टीचर्स आवर हीरोज। अब नीचे एक नोट लगाओ, लाइन लिखो, लिखो नोट लगा के लिखो। हाँ, वर्तमान में दीक्षा ऐप पर, वर्तमान में दीक्षा ऐप पर निष्ठा कार्यक्रम के तहत, दीक्षा ऐप पर निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हो गया? क्या लिख दिया आपने? वर्तमान में इस दीक्षा ऐप पर शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये अपने आप ही नया नवाचार आ गया कि निष्ठा क्या हो गया। भाई आपके दिमाग में तो आया होगा नहीं, ये निष्ठा क्या है?
दीक्षा से पीछा छुड़ाया तो निष्ठा लिखो। हाँ, दीक्षा पूरा हो गया। अगला नवाचार निष्ठा। निष्ठा पूरा नाम बताओ और लिखो भी। बताओ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट। हिंदी थोड़ी कर सकते हो, नहीं हो पाएगी। नेशनल यानी इनिशिएटिव यानी पहल, याद रखना है, हर मीनिंग में आ रहा है ये। पहल, पहल मतलब किसी कार्य की पहली बार शुरुआत की गई हो, पहल। फॉर यानी, ये तो याद है ना आपको, के लिए, किसके लिए? स्कूल हेड्स मतलब संस्था के प्रधान, विद्यालयों के प्रमुख, एंड टीचर्स मतलब सभी टीचर्स, सभी विद्यालय के प्रमुख। होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक मतलब होता है सर्वांगीण या समग्र, और एडवांसमेंट मतलब होता है उन्नति या विकास। अब हिंदी करें, देखे, कोशिश करो। विद्यालय प्रमुखों, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु, समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल, समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल। लिख लो। एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर दीक्षा ऐप कौन से शिक्षकों के लिए है? सेवाकालीन शिक्षकों के लिए है क्या? तो सेवा से पूर्व शिक्षक कौन कहता है? आपको शिक्षक कहते हैं कि वर्तमान में? हाँ? कोई नहीं कहता है शिक्षक। शिक्षक उसको कहा जाएगा जो टीचर बन जाएगा, तो वो सेवाकालीन ही कहलाएगा। हो गया? विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल। लिख लो। प्रारंभ 2019 में किसके द्वारा? MHRD द्वारा। शिक्षा विभाग वही है सबसे बड़ा। उद्देश्य, उद्देश्य उद्देश्य क्या है? इसमें पता लग गया होगा तो आपको उद्देश्य का। शिक्षकों का सर्वांगीण विकास करना। लिख लो। शिक्षकों का सर्वांगीण विकास करना।
लिख दो उद्देश्य शिक्षकों का सर्वांगीण विकास करना। इसका लक्ष्य भी लिखना है आपको, हमने इसका टारगेट भी लिया है। टारगेट लिखो 42 लाख शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को, लक्ष्य में लिखो 42 लाख शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट लाइन में लिखो वर्तमान तक निष्ठा के वर्तमान तक निष्ठा के 4 वर्जन जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान तक निष्ठा के 4 वर्जन जारी किए जा चुके हैं। देखो थोड़ा सा का ना, देखो एक सवाल और आ गया मेरे पास कि सर दीक्षा का कंटेंट कितनी भाषाओं में है। फिर दोबारा पूछा सर दीक्षा का कंटेंट कितनी भाषाओं में है। आपको कैसे पता लगा कि दीक्षा का कंटेंट अलग अलग भाषाओं में है? आपको ये कैसे पता लगा? अचानक से सपना आया क्या आपको कि दीक्षा का कंटेंट अलग अलग भाषाओं में है? हैं? इसलिए अनुमान लगा लिया आपने। तो फिर ये सवाल पूछना था ना कि सर दीक्षा में एक ही भाषा में कंटेंट है या अलग अलग भाषाओं में? सवाल उत्तर आ रहा है इसको? हाँ, बस इसको ये क्लियर हो जाए कि इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि मेरे वाले नोट्स ही होंगे, क्योंकि मैंने पिछली बार से एक ही लाइन छोड़ी है, बाकी सब पढ़ा दिया। अब दीक्षा में इनसे पूछ लो ना, मैं दूसरा सवाल कुछ पूछ लो है तो आपके पास अब कोई सवाल नहीं है। देखो दीक्षा पर कंटेंट की भाषाएं फिक्स नहीं है, इसलिए नहीं बताई मैंने। दीक्षा जब शुरू हुआ था ना, तब इसमें 18 प्लस भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करवाया गया था। 18 प्लस का मतलब 18.5, मतलब यह कि जैसे जैसे जिन जिन भाषाओं में कंटेंट तैयार होता रहेगा वैसे वैसे इस पर उपलब्ध करवाते नहीं। पिछले दिनों एक सरकार की रिपोर्ट आई थी, उसमें सरकार ने लिखा था कि हमने इसमें 36 प्लस भाषाएं उपयोग में ले ली है। इसका मतलब कंटेंट कितनी भाषाओं में हो गया है? 36 प्लस भाषाओं में। पर अब तो चिंता ही नहीं करनी है, अब तो नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा में चल रहे हैं। राजस्थान अकेले में हम लोग 18 भाषाएं तैयार कर रहे हैं, 18 बोलियां, 17-18 बोलियों में पढ़ाएंगे अब हम बच्चों को मदर टंग में पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ नई शिक्षा नीति में किताबें तैयार हो गई है। अब हम लोग संस्कृत हिंदी लैंग्वेज जो होगी ना, वो तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा विज्ञान, सामाजिक, गणित जो भी होगी ना, वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई जाएगी। इससे एक बड़ा फायदा हो जाएगा, वो टीचर जो जिस मदर टंग का है वो वहीं नौकरी करेगा, दूसरी जगह नहीं करेगा। नहीं तो बता क्या पाएगा? नहीं तो मान लो भरतपुर धौलपुर वाले को लाके मारवाड़ में टिका दिया, या मारवाड़ वाले टीचर को ले जाके धौलपुर ले गए और वो बच्चों को पढ़ा रहा है दक्खे लिकोन, पुट्टे लिकोन, हाथन, हैं, हाउन, हाड़कन, माथेन, तो हैं मेनियोन, कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है मामला। धौलपुर वाले बच्चे कहेंगे का कह रहे हो गुरुजी, कछु ना समझ आ रहा हो। हाँ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर, इसलिए एक जगह ही टीचर रखा जाएगा। और मातृभाषा में तो मैं कहूँ इतना मजा आएगा। और सही भी तो है, आप सोच के देखो, एक बच्चा घर से निकल रहा है, अपने घर की भाषा सीख के आ रहा है, अब वो स्कूल में आ रहा है तो उसके सामने 2 चैलेंज है। बड़ा चैलेंज तो यह है कि उसको वो कंटेंट तैयार करना है, भाई उसको पढ़ना है,
लेकिन बात यह कि वो जो कंटेंट उसे मिल रहा है ना, उसकी मीडियम कोई और ही मिल रहा है उसे, जैसे हिंदी मिल रहा है या इंग्लिश मिल रहा है, हिंदी मीडियम मिल रहा है उसको, मान लो अब हिंदी मीडियम। अब बच्चा पहले तो अपने आप को अपनी भाषा से किस में लाए, हिंदी में। वो काम टीचर करते नहीं है, टीचर करते हैं हिंदी के कंटेंट को बच्चों को समझाने का प्रयास। तो बच्चा जब बात को समझ ही नहीं पाया है, बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा बकरी पर निबंध लिखो, गाय पर निबंध लिखो। अब पहले तो उस बच्चे को यह याद करना है कि बकरी क्या है, उसको यह याद करना है कि बकरी क्या है, क्योंकि अब तक वो बकरी नहीं कह के आया है, अब तक वो कह के आया है घोना। भाई क्या सीख के आया, घोना, टाट, छाली, कूदन, और क्या है, और क्या सीख के आया बकरी को, और क्या कहते हैं, बस इतने ही नाम है क्या आपको। अरे बताओ, बकरी को 17 भाषाओं में किया राजस्थान में, अलग अलग 17 जगह क्या क्या बोला जाता है। अरे डिक्शनरी तैयार कर दी RSCRT ने, RSCRT डिक्शनरी, और गर्व से कहते हैं उसमें हमने भी शब्द दिए हैं, उसमें लिखे हैं शब्द कि कौन सी भाषा में, अपनी भाषा में, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें किन किन शब्दों को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो बकरी को अब हम लोग बकरी नहीं पढ़ाएंगे उसको, अब मारवाड़ का बच्चा है तो उसको पढ़ाएंगे कि घोना पर निबंध लिखो। अब उसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब वो पूरा याद रखेगा। यदि उसको बकरी सिखाएंगे तो उसको याद रखना पड़ेगा इसके 4 पांव होते हैं, इसके 2 सींग होते हैं, कई बार सींग होते ही नहीं है। अब वो रट रहा है, कई बार क्या होगा, ज्यादा होने से फिर मिक्स हो जाएगा, 4 की जगह 2 पांव आ जाएंगे, क्योंकि वो रट रखा है उसने, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि बकरी क्या है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो उसको आराम से लिखेगा, घोना ये होता है, घोना ये होता है। स्कूल में भी आएगा ना तो अब ऐसे नहीं कहेंगे बेटा उस बकरी को भगा के आ, जा रे उस घोना को भगा के आ, या फिर वो आप घोना तोड़ना, हाँ, फिर वो आके कहेगा घोना बूगी, हाँ, बूगी मतलब गई, हाँ, कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। भरतपुर में कहते हैं बकरियां, बकरिया है, कहते हैं कि भरतपुर धौलपुर का कोई नहीं है क्या। हाँ यार, हाँ यार, भरतपुर धौलपुर वाले, भरतपुर में बकरिया ही कहते हो क्या, शेर, मतलब बकरी को भी शेर बना दिया। क्या गजब मजे ले रहे हो सर माँ के तो गोना ही केवे, दूसरी जगह तो ठा को नहीं, माँ का छाली केवे, दूसरी जगह को ठा को नहीं। चलो कुल मिला के बुक तैयार हो गई है, हम लोग बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे, आपको ऐसे ही पढ़ाना है। कितना आनंद आएगा बच्चों को अपनी भाषा में। सामाजिक भी वैसे ही पढ़ानी है, विज्ञान भी वैसे ही पढ़ानी है, गणित भी वैसे ही पढ़ानी है, हैं? क्या, हाँ, मस्तिष्क को, खोपड़ी को, माता हैं, भोगना, हाँ, ये नहीं कहेंगे तेरे दिमाग खराब हो गया क्या, हैं, हाँ, भोगना, ये नहीं कहेंगे पीछे से गर्दन पे एक लगाऊंगा, ये कहेंगे पीछे से गुद्दी में 2 दूंगा। हाँ, खैर चलो जो भी है, हम लोग प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं ना। तो इसमें 36+ भाषाएं आ गई है, और जैसे जैसे ये भाषाएं तैयार हो जाएगी ना, क्या बोलते हैं, छाड़ी बोलते हैं, मैंने छाड़ी बताया बेटा, साड़ी नहीं बताया है। हाँ। रुक जाओ, इसे साबित होता है कि पत्नी, भरतपुर करौली में तो बकरियां कहते हैं, भीलवाड़ा में बकरियां बोलते हैं। वेरी गुड, अब तो सबको पता है आपको। एक कहते हैं कोकड़, कहवे कोकड़ हैं, कहते हैं कोकड़, बहुत बढ़िया, कोकड़, ठीक है। अब ठीक है, हो गया मातृभाषा, मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी पढ़ानी है बेटा। आ जाएगी बुक, आ जाएगी बुक, रीप्रिंट में चली गई है, 3 बार बता दिया है, बुक रीप्रिंट में चली गई, बहुत जल्दी आ जाएगी। ओहो, आजकल देखो लेटर का जमाना चला गया, फिर भी RSCRT में वर्तमान में कितने विभाग है? 6 विभाग है बेटा। RSCRT में 6 विभाग है, डाइट में 7 होते हैं, ISC में भी 7 होते हैं। नहीं लेना देना है अपना,
नहीं, लेना देना होता तो मैं जरूर पढ़ाता। ग्रेड फर्स्ट की कोचिंग करोगे ना तो मैं इन 6 विभागों को अलग अलग पढ़ाऊंगा डिटेल से, प्रत्येक विभाग के अलग अलग कार्य भी बताऊंगा। अभी अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब कहाँ चल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि 36+ भाषाएं हो गई है और जल्दी इसमें बहुत सारा कंटेंट इसमें अलग अलग भाषाओं में जैसे जैसे तैयार हो रहा है ना, वैसे वैसे हम लोग इस पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब तक इसके कितने वर्जन आ गए? पहली बात तो देखो, कुल मिला के बात ये थी कि हमने एक MHRD ने, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एक ये तय किया कि यदि शिक्षक किसी एक सब्जेक्ट का है और उसको यदि सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाएगा। एक शिक्षक सब्जेक्टों को, विषयों को यदि परस्पर निर्भरता के आधार पर, संबंधता के आधार पर पढ़ाएं तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता है। आप खुद सोच के देखिए, यदि आप टीचर हैं, आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और आपको यदि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इन सब का नॉलेज हो तो निश्चित रूप से वो ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाई जा सकती है। और यदि आपको केवल एक ही भाषा का नॉलेज हो, दूसरी भाषा का पता ही नहीं हो, दूसरे सब्जेक्ट का पता ही नहीं हो, तो निश्चित रूप से पढ़ाने में उतना स्वाद नहीं आएगा, बच्चे को इतने अच्छे तरीके से हम लोग नहीं समझा पाएंगे। तो MHRD ने कहा कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने से पहले जरूरी है उस शिक्षक की समग्र उन्नति करवाओ। और शिक्षक की समग्र उन्नति तब होगी जब उस शिक्षक को सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, और सभी सब्जेक्ट का ज्ञान तब होगा जब हम उस शिक्षक को सभी सब्जेक्ट का प्रशिक्षण देंगे। भाई उस शिक्षक को पढ़ाएंगे हम लोग सारे सब्जेक्ट, अब उसको प्रशिक्षण देना ऑफलाइन संभव नहीं है। मतलब दे तो सकते हैं, निष्ठा के तहत प्रशिक्षण हम ऑफलाइन भी दे रहे हैं, चल रहा है, लेकिन सभी शिक्षकों को ऑफलाइन देना संभव नहीं है। इसलिए यदि आपको 42 लाख शिक्षकों को, भारत के सभी शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी है तो उसमें आपको ऑनलाइन सहारा लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन एक ऐसा ऐप चाहिए आपको, ऑनलाइन एक ऐसा ऐप चाहिए जो हर शिक्षक के मोबाइल में हो। तो सरकार ने कहा कि अभी थोड़े दिनों पहले हमने लॉन्च किया था जिसका नाम है दीक्षा, वो हर शिक्षक काम में लेता है, अनिवार्य होता है शिक्षक को मोबाइल ऐप काम में लेना। आपको भी बहुत सारे ऐप बताऊंगा मैं आगे चल के, दीक्षा, RKSMBK जिसको MSRA कह दिया आजकल, उसके अलावा डिजिटल प्रवेशोत्सव, उसके अलावा अपना उल्लास ऐप, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे ऐप है जो आपको अपने मोबाइल में रखने पड़ेंगे। सारा कार्य आजकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही होता है। स्कूलों में आपको लगभग कार्य किस पर करना है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मान लो आप HM बन गए, कार्यवाहक बन गए, तो आपको अपने शिक्षकों के प्रति ये जिम्मेदारी बनेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका उत्तरदायित्व होगा कि उन शिक्षकों के पास ये मोबाइल ऐप है या नहीं है। इसलिए समय समय पर शिक्षकों के मोबाइल लेकर उनमें जांच करना होगा कि आपके पास ये ऐप है या नहीं है। ऐप जांच करने हैं, मैं गूगल क्रोम की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षक पीटेगा। ऐप जांच करना है। अब जब ऐप देखोगे आप तो उसमें एक ऐप मिलेगा दीक्षा। दीक्षा की बात आएगी तो उस दीक्षा पर सरकार ने कहा यार ये दीक्षा वाला काम ठीक है, नहीं है हर शिक्षक के पास है, क्यों नहीं इस दीक्षा पर ही हम लोग इनके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध करवा दें। प्रशिक्षण मॉड्यूल किसे कहते हैं? मॉड्यूल, प्रशिक्षण मॉड्यूल। जैसे आप लोग बालकों को पढ़ाने के लिए एक लेसन बनाते हो ना, वैसे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए जो एक लेसन होता है ना उसको मॉड्यूल बोलते हैं, प्रशिक्षण मॉड्यूल बोलते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल। जो MTs होते हैं ना, जो मास्टर ट्रेनर होते हैं, वो प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करते हैं। लेकिन अपना मॉड्यूल ये 35 मिनट का नहीं होता है, अपना मॉड्यूल कम से कम 2-2.5 घंटे का होता है, क्योंकि एक शिक्षक 2-2.5 घंटे लगातार बैठकर पढ़ेगा। वो मॉड्यूल उनको ऑफलाइन तो दिए ही जा रहे हैं, साथ साथ में उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और शिक्षकों को जो ऑनलाइन मॉड्यूल दिए जा रहे हैं वो मॉड्यूल को खोलेगा, उसको 2-2.5 घंटे तक अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद वो मॉड्यूल कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के हमने इस दीक्षा ऐप का उपयोग वर्तमान में किसके लिए कर लिया है? निष्ठा कार्यक्रम के तहत चल रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित काम में ले रहे हैं। और ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, आपको जो मॉड्यूल दिए जा रहे हैं ना, ये अलग अलग सब्जेक्टों के, साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, ICT के, स्वास्थ्य शिक्षा के, शारीरिक शिक्षा के, नैतिक शिक्षा के, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के, ताकि यदि सारा ज्ञान हो जाएगा ना एक टीचर को तो निश्चित रूप से वो अपने सब्जेक्ट को बहुत ग्रोथ कर लेगा, अपने क्षेत्र को बहुत ग्रोथ करवा देगा। कुल मिला के वर्तमान में निष्ठा के कितने वर्जन आ चुके हैं? 4 वर्जन। पहला वर्जन आया जिसका नाम था निष्ठा 1.0। देखिएगा एक बार, निष्ठा 1.0 आया इनके लिए। किसके लिए आया? एलिमेंट्री एजुकेशन के। एलिमेंट्री एजुकेशन के बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए। मतलब जो L1 और L2 को, जो L1 और L2 के जो शिक्षक है वो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके लिए ये मॉड्यूल आया।
निष्ठा 1.0 आया। अब इसको ऑनलाइन मॉड्यूल को लेना होता है। ऑनलाइन तो थोड़ा मैं मॉड्यूल का तरीका बताऊं आपको। जैसे ही आप लोग दीक्षा ऐप खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसमें लिखा आएगा कि दीक्षा में आपका स्वागत है। स्वागत करने के बाद उसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे, जिसमें से आप लोग चूज करोगे निष्ठा। निष्ठा जैसे ही खोलोगे उसमें नीचे आएगा निष्ठा 1.0। आपने निष्ठा 1.0 को ओपन किया तो नीचे अलग अलग मॉड्यूल आ जाएंगे। मतलब जैसे आपकी क्लासों के लेसन आते हैं ना ऐप में, वैसे मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 ऐसे मॉड्यूल आ जाएंगे। एक टीचर को 1 महीने में 3 मॉड्यूल हल करने थे। कितने? 3 मॉड्यूल। कैसे पता लगेगा 3 मॉड्यूल हल कर लिए? हर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद उस मॉड्यूल में 20 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और उनमें से कम 14 सवाल, मतलब 70% उसको लाना अनिवार्य होता है। यदि 70% से नीचे आया तो उसका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, और 70% से ऊपर आया तो उसमें लिखा आएगा आपने सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है, आपका सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक किया आपके नाम से सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट 1 महीने में 3 सर्टिफिकेट आप निकाल के और अपने प्रिंसिपल की टेबल पर, डीडीओ की टेबल पर रखेंगे, तब आपको पेमेंट मिलेगा, वरना पेमेंट नहीं बनेगा। आप देख लो, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पेमेंट समय पर मिलना। सबसे बड़ी बात है पेमेंट समय पर मिलना, क्योंकि उसके पास और कोई इलाज नहीं है। यदि पेमेंट की बात उक चूक हो जाए तो फिर शिक्षक का सारा बजट डामाडोल हो जाता है। अब उसको पेमेंट समय पर मिलना अनिवार्य होता है। लेकिन आप सोच के देखो, जो लोग जानते ही नहीं है कि मोबाइल एंड्रॉयड क्या होता है, ऐप क्या होता है, वो लोग ये मॉड्यूल पूरा हल कर पाएंगे? ये तो बहुत जटिल सा कलिष्ट सा होता है। इसमें शुरू करेंगे निष्ठा 1.0 में मॉड्यूल 1 खोलेंगे आप लोग, तो उसमें फिर एक इंट्रोडक्शन दिया आएगा, परिचय दिया आएगा। उसके बाद एक वीडियो आ जाएगा बड़ा 10-15 मिनट का, उसको पढ़ने के बाद एक 5-7 पेज की PDF आ जाएगी, फिर कुछ डायग्राम आ जाएंगे, फिर एक वीडियो आ जाएगा, फिर 1-2 प्रश्नोत्तर आ जाएंगे, फिर एक डायग्राम आ जाएगा। ऐसे करके अलग अलग तरीके से उसको 2-2.5 घंटे तक पढ़ाया जाता है। और फिर वो 20 सवाल आते हैं ना, वो उनमें से आते हैं जो उसने पढ़ाया है। और सवाल का लेवल छोटा मोटा नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं आते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर है, नहीं, बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि टीचर की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर को सवाल तो डंके ही पूछेंगे। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे वाले से नकल कर लें, तो एक मॉड्यूल में 500 सवाल तैयार किए गए। रेंडमली रूप से आपको जो 20 सवाल मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है दूसरे वाले को वो 20 सवाल मिल रहे हैं। उनमें से एक आध सवाल मिल भी सकता है, इनका क्रम भी ऊंचे नीचा हो सकता है, कैसे ही करके ना आपको 20 सवाल दिए जाते हैं। बहुत भारी संकट हो गया था, बहुत भारी संकट हो गया, कौन हल करें। और फिर दूसरी बात, एक बात ये भी तो है ना, हर वर्ग को ये लगता है कि काम तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, दूसरे वाला वर्ग तो मजे कर रहा है। हर वर्ग को यही लगता है। L1 को ये लगता है कि हम है तो शिक्षा विभाग चल रहा है, और शिक्षा विभाग में काम ही हम ही कर रहे हैं, बाकी तो सब कोई काम के ही नहीं है। L2 को ये लगता है कि नहीं, हम ही काम कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड को ये लगता है कि नहीं, हम ही काम कर रहे हैं। लेक्चरर को ये लगता है कि बाकी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल हम ही काम कर रहे हैं। हर वर्ग को, अच्छा ये घर में भी होता है ना, देवरानी को ये लगता है कि मेरे भरोसे ही घर चल रहा है, जेठानी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जेठानी जी को ये लगता है कि मेरे भरोसे ही घर चल रहा है, देवरानी जी कुछ नहीं करते हैं। ये एक भ्रम रहता है, और ये भ्रम बना रहना चाहिए ताकि आदमी क्या करता रहे, काम करता रहे। ये पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया, तो वो शिक्षक अब करे क्या? पेमेंट रुक रहा है, मॉड्यूल पूरे नहीं हो रहे हैं, उनको चलाना नहीं आ रहा। कभी किसी के पास जाए, सर अब क्या होगा इसमें, ये सर नो आ गया, क्या दबाऊं इसमें। अब उनको ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल का ज्ञान ही नहीं है उन लोगों को। भाई जो पुराने हो चुके हैं, नए वाले लोग तो इसको फिर भी हल कर ले, लेकिन पुराने हो चुके हैं उनको पता ही नहीं है। स्कूलों में नेटवर्क भी नहीं है, पढ़े तो कहाँ पढ़े, नई चीज आई है, नई चीज आई तो यूट्यूब पर भी नहीं मिल पाएगी, नया चीज आया तो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी नेटवर्क आ रहा है स्कूल में, वहाँ उस पत्थर पे जाके खड़ा होता है, धीरे से बोलता है निष्ठा को कैसे हल करें। फिर वो कुछ दिखाता है ना, उसको सुनता है ना, अपने काम में बड़ा व्यस्त। अच्छा ये 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड वाले हैं ना, ये तालियां दे दे के हंसे कि हाँ अब पता लगा है इनको, बहुत दिन हो गए इनको तनख्वाह उठाते हुए, मजे करते हुए, कुछ करते हैं नहीं, अब पता लगा है इनको, अब ये सही नंबर में आए हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने फुल फॉर्म नहीं पढ़ी थी इसकी। उनको लगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन को सजा दी जा रही है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन वाले शिक्षक फिर भी 2-3 महीने तक उनके लिए चला, तो उन्होंने कैसे न कैसे करके उसको पार कर लिया। और फिर उसके तरीके भी तो होते हैं,
थोड़े दिनों में आंसर की वगैरह आने लग जाती है, यूट्यूब पर साइड में आंसर की आ जाती है। कुल मिला के उन्होंने ले दे के परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने उसको सीख लिया। और अब जैसे ही महीने में 3 मॉड्यूल आते हैं, वो तुरंत प्रभाव से 1, 2, 3 तारीख को ही हल करते हैं और अपना सर्टिफिकेट जनरेट करके प्रिंसिपल सर को दे देते हैं, ये लो सब, ये हमारा कंप्लीट, पेमेंट बढ़ा दो। थोड़े दिनों बाद में आया निष्ठा 2.0, और ये किसके लिए आया? सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और साथ में जोड़ दिए शिक्षा अधिकारी, बोले आप भी ले, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे क्या हो, आपका भी तब तक पेमेंट नहीं बनेगा जब तक कि 3 मॉड्यूल महीने के पूरे नहीं करोगे। अब फंस गए। देखो प्रारंभिक शिक्षा वाले तो फिर भी ये सोच लें कि यार हमने माध्यमिक वालों से पूछा है इसलिए ईगो डाउन नहीं हो। अब माध्यमिक वाले किससे पूछे? प्रारंभिक वालों से पूछे तो वैसे ईगो डाउन हो जाए, नहीं पूछे तो हल कैसे करें, इसलिए वो तलसू मलसू हो रहे हैं। तलसू मलसू समझ रहे हो ना? इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या करें क्या नहीं करें, वो ढूंढ रहे हैं स्कूल में नेटवर्क कहाँ आता है। इसलिए उस पत्थर पर जिसपे देखो प्रारंभिक वाले चढ़े थे, वहां जाके खड़े हो जाते हैं और ऐसे 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 देखते रहते हैं, कोई नहीं देखता उसमें निष्ठा 2.0 कैसे हल करें। फिर अच्छा उतना प्रारंभिक शिक्षा वालों को तो पूरा अनुभव है कि स्कूल में नेटवर्क कहाँ आ रहा है। यदि वो प्रिंसिपल या सेकंड ग्रेड या लेक्चरर वहां खड़ा है तो वो तो दूर से समझ जाएंगे क्यों खड़ा है, चाहे भले कितने ही बहाने बनाओ। कई बार हम क्या करते हैं कि सवाल बताने के लिए हाथ खड़ा करते हैं और सवाल नहीं आता है, हमें नहीं आता है तो हाथ खड़ा करते हैं, उसके बाद इतना हाथ खड़ा हो गया फिर अपने को लगता है कि यार नहीं बताना है, फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं जैसे खुजली कर रहा था। वो सेम उनमें वो कंडीशन हो गई, जैसे कोई आए तो उसको नीचे कर लें लेकिन उसको दबाएं, कई बार आवाज आती रहे, कई बार क्या हो। अच्छा वो जानबूझ के जो कोने में खड़ा मिले ना, तो वो प्रारंभिक शिक्षा वाले जानबूझ के करने नजदीक जाए उसके, अरे क्या सर बताऊं क्या कैसे हल होगा। लेकिन ले दे के इन्होंने भी सीख लिया इसको, और उसके बाद सबने ही सीखना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इसका अगला वर्जन और आ गया। इसका अगला वर्जन आया वो आया 3.0, और इससे जो अगला वर्जन आया वो आया 4.0। अच्छा ये जो 2 आए ना, ये थे FLN के लिए, किसके लिए? ECCE के लिए। ये मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, अभी कुछ नहीं पूछना है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी के लिए, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, मतलब फाउंडेशनल स्टेज के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, 5वीं तक के जो पढ़ाने वाले शिक्षक है ना उनके लिए मान लो, और 5वीं तक पढ़ाने वाले मतलब ग्रेड 3 के लिए दोबारा से आ गए। ये मॉड्यूल ऐसे उपलब्ध करवाए गए। धीरे 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 हमने इनको सीख लिया। देखो हुआ क्या कि वर्तमान में बताऊं, ऐसे सीखते सीखते हमने सबने मॉड्यूल हल कर लिए। आप सोच के देखो भारत में 42 लाख शिक्षक आज समग्र उन्नति लिए हुए बैठे हैं। हर शिक्षक को हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, हर शिक्षक को हर सब्जेक्ट का। एक एक मॉड्यूल में एक एक वर्जन में कम से कम 10-10, 12-12 मॉड्यूल आए, तो इसका मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का इनको नॉलेज हो गया, सबका नॉलेज हो गया। आज पूरे भारत को ये विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज तक विश्व में एक साथ इतना बड़ा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम नहीं चला है। इसका एक कारण तो ये है कि बाकी दुनिया में इतने शिक्षक है ही नहीं, किसी एक देश में इतने शिक्षक, और है भी तो अपने लिखने में क्या जाता है। चाइना के ये थोड़ी कह रहा है कि आपने ये कैसे लिख दिया, हमने लिख लिया भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और शिक्षकों की क्या हो गई है, समग्र उन्नति। आपने पिछले 2-4-5 साल में देखा नहीं है शिक्षकों में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चेंजेज आया है पढ़ाने के मामले में? नहीं है, आप में भी आ जाएगा। आप भी जाओगे ना तो आपको भी इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो बहुत सारा चेंजेज आप में भी पढ़ाने के तरीके में आ जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही मॉड्यूल शुरू होता है स्वागत कर लेते हैं, स्वागत करवा लेते हैं हमारा, उसके बाद खोलते हैं निष्ठा 1.0, खोल दिया। उसका मान लो मॉड्यूल नंबर 2 खोलना है, खोला मॉड्यूल नंबर 2, उसमें लिखा है मॉड्यूल नंबर 2 में आपका स्वागत है। थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा कि आपको इस बारे में बताया जाएगा, या ये चैप्टर हम लोग इस बारे में सीखेंगे। तो जो वीडियो आएगा ना 2-3 मिनट का, उसमें हम लोग उस लाल बिंदी को पकड़ेंगे और आगे ले जाएंगे, समझ गए? फिर उसके बाद एक PDF आएगी, तो उस PDF को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। फिर अगला 15 मिनट का वीडियो आएगा ना, उसमें हम लाल बिंदी को पकड़ेंगे और आगे ले जाएंगे। ऐसे करते 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 हम 2-1 मिनट में लास्ट में उन 15 सवालों पर पहुंच जाएंगे।
फिर दूसरा वाला मोबाइल होगा, उसमें लिखेंगे निष्ठा 1.0 मॉड्यूल नंबर 2 आंसर की। फिर वहां से खुलेगी आंसर की, 150 सवाल खुल जाएंगे वहां, उनमें से देख देख के अपने वाले कौन से हैं टिक लगा देंगे। जैसे ही 14 सवाल से ज्यादा सही हुए लिखा आएगा आपने सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है, बधाई हो आपको समग्र उन्नति करने के लिए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इस तरह से हमने ले दे के सभी 42 लाख शिक्षकों की क्या करवा ली है, समग्र उन्नति करवा ली है, होलिस्टिक एडवांसमेंट करवा लिया है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, बस हो गया पूरा, लिख लो ये चारों वर्जन। लिख लिया क्या, बस तो आपका हो गया निष्ठा। आगे बढ़ो, अगला नवाचार पर आओ। हैं पर्ची कहाँ है, लाओ। और कोई इकरार कर रहा हो तो, झालावाड़ में बकरियों को बाकड़ियाँ बोलते हैं, बाकड़ियाँ, बहुत बढ़िया। एक बकरी थोड़ी है यार, डिक्शनरी में बहुत सारी, इतने इतने बड़े शब्दकोश है वो, बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। सर अगर धौलपुर के बालक को मारवाड़ के विद्यालय मिले तो भाषा के कारण उसके पढ़ाने में शुरुआत में ना तो शिक्षक की बात बच्चों को समझ में आएगी और ना ही बच्चों की बात, और ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, ये गलत है। पर कुछ विचार दीजिए, ये बहुत गलत है। आज से 2 साल पहले हमने एक लैंग्वेज एक करवाए थे, क्या बोलते हैं उन्हें, भाषा के लिए मैपिंग करवाई थी, लैंग्वेज मैपिंग करवाई थी। लैंग्वेज मैपिंग का मतलब है कि कितने शिक्षक हैं, जैसे मान लो हमारी स्कूल में एक शिक्षक है, उस शिक्षक की बात कितने बच्चों को समझ में आती है मदर टंग के रूप में, और कितने बालकों को बात शिक्षक को समझ में आती है। वो लैंग्वेज मैपिंग का पहला उद्देश्य था शिक्षकों को अपने अपने स्थानों पर व्यवस्थित करना, अपने अपनी मातृभाषा के रूप में ले जाना। लेकिन वो लैंग्वेज मैपिंग का जो कार्य हुआ था वो पिछली सरकार के काल में लास्ट में हुआ था। वो लैंग्वेज मैपिंग हमने करवाया था, उसकी उस बात की कई ट्रेनिंगें दी थी, कई बात के प्रशिक्षण दिए थे, और उन शिक्षकों को समझाया गया था कि आपको बिल्कुल एक्चुअली भरना है कि आप किस सब्जेक्ट के हैं, आप लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के हैं, या फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कौन सी मदर टंग सबसे अच्छी आती है, आपके पास कितने बालक पढ़ने वाले हैं, कितने बालकों को आप मातृभाषा समझ पाते हैं, कितने बालकों की समझ पाते हैं। उस लैंग्वेज मैपिंग की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में यही निकल के आया था कि जो शिक्षक जहाँ का है उसको पोस्टिंग वहीं दी जाए, उसको वहीं बदला जाए। लेकिन उस पर आगे कार्य थोड़ा सा धीमा हो गया। यदि जिस प्रकार से उस गति से चलता तो अब तक हम लोग पहली और दूसरी में मातृभाषा की किताबें दे दिए होते और अब तक शिक्षकों को अपने अपने जगह भेज दिए होते। लेकिन उसके बाद आपको पता है सत्ताएं बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें जायज़ की नाजायज़ हो जाती है, नाजायज़ की जायज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये मातृभाषा लागू होने से पहले शिक्षकों को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दिक्कत आपकी आ रही है कि सर यदि मान लो जोधपुर का लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ, तो सीनियरिटी 0 हो जाएगी। यदि सरकार अपनी मर्जी से काम करेगी ना
आपका अपनी मर्जी से ट्रांसफर करेगी तो निश्चित रूप से आपकी सीनियरिटी को विशेष तौर से ध्यान में रखेगी, छूट दी जाएगी। जैसे सरकार महात्मा गांधी विद्यालयों में ले जाने के लिए, अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्यालयों में ले जाने के लिए शिक्षकों को ले जाती है दूसरे जिले से ग्रेड 3 के, तो उनकी सीनियरिटी जीरो नहीं होती है, उनकी सीनियरिटी बनी रहती है। तो कोई ना कोई ऐसी छूट दे दी जाएगी, कोई ना कोई सरकार बीच का रास्ता निकाल लेगी। लेकिन अभी तो अपने को पहले मास्टर बनना है, तब बीच का रास्ता निकलेगा। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे ना।